पूछें अब पूछें। लाइव को भी क्लिक कर लेंगे सर। गो लाइव को क्लिक करें। कर दिया मैंने क्लिक। गो लाइव, स्टार्ट गो लाइव हो गया जी। हाँ उनसे पूछो आ रहे हैं कि नहीं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं कमेंट्स दूंगा सर आपको कमेंट्स नजर आएंगे सर अगर आप आ गए तो। आप कमेंट्स देंगे? मेरा ख्याल है मैंने दबा दिया जिसकी नहीं दबाया। एक बंदा आया वो भी है लाइव। आ रहा है? हाँ 5 लोग हो गए लाइव। ठीक है, इसको चार्जिंग पे लगा दो और ये नंबर नोट कर लो, ये वाला 0306 सबसे ऊपर वाला 0300 962 7111। ये जिनसे बात कर हाँ इनको पूछ लो कि जब स्टार्ट करना है ना मेरा फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दो। स्पीकर ऑफ कर दो। उसको तो नहीं लगाना। हाँ जी साहब आ गई लाइव। आपको बनाने का बोल 16 लोग हो गए। से पूछो स्टार्ट कर ले, फोन पे पूछो स्टार्ट कर ले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम दोस्तों को फ़ेसबुक लाइव पे खुश आमदीद कहता हूँ। आप जुल्फ़िकार अली बदर के फ़ेसबुक लाइव पे हैं और आप मुझे वॉच कर रहे हैं। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब का और उधर के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब नवाबज़ादा इफ्तिखार खान साहब का, वसीम साहब का और बाकी तमाम दोस्तों का जिन्होंने आज का ये मुझे मदऊ किया, मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और तमाम दोस्तों से मुलाकात की का शक बख्शा। आज का बेसिकली जो फेसबुक लाइव सेशन है मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं काफ़ी जूम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वेबिनार कर चुका हूँ और वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आप देख भी रहे होते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है। तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब ने इसका इनिशिएटिव लिया। वो पहले से इसके ऊपर कई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स के साथ ये कर चुके हैं फेसबुक लाइव और तमाम आप लोग उसको देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं, आप अपने कमेंट्स देते रहे हैं। आप अपने कमेंट्स यहाँ पे भी दीजिए, आपका कोई सवाल हो उसको भी लिखिए, जो भी मैक्सिमम हो सकेगा हम उसको फॉलो करेंगे। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली बदर है, जैसा कि आप मेरे फेसबुक लाइव पे मुझे देख रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मेरा ताल्लुक़, मैं पैदाइशी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब ने 50 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए, अपनी 55 साला सियासी ज़िंदगी और जद्दोजहद के। उन्होंने 10 साल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ काम किया, 30 साल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ काम किया, 10 साल उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के साथ काम किया और ये उनकी नस्ल दर नस्ल की जद्दोजहद थी। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 जनरेशन्स के साथ काम किया और ये जो लॉयल्टी सिंसेरिटी है ये अब बहुत रेयर रह गई है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। जब से ये कोरोना आया है मैंने एक इनिशिएटिव लिया, लोग अपने घरों में बंद हो गए, सारी दुनिया के कारोबार बंद हो गए, कोई चीज़ें चल नहीं रही थी, तो मैंने उस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया, अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। मैंने, आप ये पीछे देख रहे होंगे, ये मैं अपने वालिद साहब की लाइब्रेरी के अंदर बैठा हूँ। ये सारी बुक्स हैं, सारी यहाँ पे सारी
बुक्स को मैं पढ़ता रहा 1-1.5 महीना। फिर मैंने आर्टिकल राइटिंग शुरू कर दी। मेरा रोज़नामा पाकिस्तान में हर वेडनेसडे को आता है और डेली टाइम्स में मेरा कभी संडे को आता है, कभी मंडे को आता है। तो डिफरेंट आर्टिकल्स के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर मैं लिखता रहता हूँ। मैंने ई गवर्नेंस के ऊपर लिखा, डिजिटल इकोनॉमी पे भी लिखा, डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट्स के ऊपर लिखा, मैंने न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर लिखा, लाइफ आफ्टर कोरोना के ऊपर आर्टिकल लिखा। तो ये मुख्तलिफ आर्टिकल्स मेरे छपते रहे हैं और मेरी आज भी रोज़नामा पाकिस्तान के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर मेरा आर्टिकल छपा है। बेसिक मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपको अपना बताऊं और आप लोगों को जानूं कि आप लोग वहाँ पे क्या करें। साउथ पंजाब के लोग हैं जो पाकिस्तान की शान है, आन है, मान है। जैसे लाहौर पाकिस्तान का दिल है, ऐसे साउथ पंजाब पाकिस्तान की शान, आन, मान है। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि साउथ पंजाब के लोग और वो ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है और वो जो लोग हैं बड़े मेहनती हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर वाली कंट्री है और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की एग्रीकल्चर कंट्री है और पाकिस्तान के अंदर जो सारी मेहनत है वो बेसिकली ज़्यादातर साउथ पंजाब के लोग ही कर रहे होते हैं। यहाँ के लोग कपास उगाते हैं, आम उगाते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, गन्ना उगाते हैं। गन्ने के अंदर आप देखें ना, आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। आप लोग जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं अपनी ज़मीनों पे या ठेके पे ज़मीनें लेके इतनी मेहनत के साथ गन्ना उगाते हैं, लेकिन यहाँ का सरमायादार और जागीरदार और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ख़ास तौर पे शुगर माफिया के जो लोग हैं जिन्होंने शुगर के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, ये आप लोगों का हक मारते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जब से ये एलीट क्लास और सरमायादार क्लास आई है तो इसके अंदर गरीबों का, किसानों का, मज़दूरों का, ये तमाम लोगों का हक मारते गए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद इसी बात पे रखी गई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी 67 में, उसके पीछे एम यही था कि वो गरीबों की बात करते थे, गरीब तबके की बात करते थे, लोअर क्लासेस की बात करते थे, मज़दूरों की, किसानों की बात करते थे। आज उसी चीज़ को देखें कि जो उन्होंने अवेयरनेस दी, अभी मीडिया बहुत अवेयरनेस देता है, लेकिन जो अवेयरनेस भुट्टो साहब ने दी, जो एक बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट लोगों को दिया, उसकी अवेयरनेस दी, उससे आप देखें कि आज मज़दूर भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है, बातें करता है, किसान करता है, तमाम के तमाम और ये तबका ज़िंदगी के लोग उसके ऊपर बातें करते हैं, चीज़ें अपनी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ को बताते हैं, उसको फिर एड्रेस किया जाता है। तो लिहाजा साउथ पंजाब बड़ा ज़बरदस्त एरिया है और आप लोग वहाँ पे मेहनत है। वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर लोग हैं। कुछ अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साउथ पंजाब के अंदर अभी नई उभरती हुई जो लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। इन्होंने एक नए ट्रेंड को जन्म दिया है। नया ट्रेंड जो दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, सारे लोग उसको देख रहे हैं और आप लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक नई जान दी है। आपने उस ट्रेंड को फॉलो किया है, लीडरशिप को उस सोशल मीडिया के ऊपर लाए हैं, हाईलाइट किया है, प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करना शुरू किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी। मैं आप सबको इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। मैं थोड़ी सी बात करूँगा पेस्टल की, ये कोरोना की लाइफ, जो कोरोना के बाद की सूरत हाल है या ग्लोबल सूरत हाल है। सबसे पहले पॉलिटिकल बात करते हैं कि आप देखें कि जब से ये कोरोना आया, तो कोरोना से ये अब दो चीज़ें हैं कि एक दफ़ा ज़िंदगी, जो मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने दो चीज़ें देखी हैं कि 9/11 जब हुआ, जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया गया, तो उसके बाद 9/11 जिसको कहते हैं, उसके बाद, उससे पहले की लाइफ और उसके बाद की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। और उसके अंदर आप ये देखें कि जो लोगों का घूमना फिरना, ट्रैवलिंग थी, बिजनेस ट्रैवलिंग थी, सफ़र था, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, और ये सारी चेंज हो गई। प्रोटोकॉल्स ऑफ ट्रैवलिंग चेंज हो गए, प्रोटोकॉल्स ऑफ सिक्योरिटी चेंज हो गए, जो कि दुनिया के मुतअद्दिद मुल्कों ने कभी सोचा ही नहीं था कि वहाँ पे कभी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो इसी तरह जब कोरोना आया
तो किसी भी मुल्क की तैयारी नहीं थी। ये कोरोना चाइना में आया तो उस वक्त पे किसी को पता नहीं था कि ये कोरोना किस वबा का नाम है, किस बीमारी का नाम है, किस अजाब का नाम है। तो जब आया तो लोगों की तैयारी नहीं थी, पाकिस्तान की भी इस तरह तैयारी नहीं थी। पॉलिटिकल हालात ऐसे थे कि यहाँ पे एक इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट, एक इनकम्पिटेंट लीडरशिप के साथ चल रही है और जिसको कोई विजन नहीं है। बातें बहुत अच्छी होती हैं, बातें सबको अच्छी लगती हैं करंट लीडरशिप की, पाकिस्तान की लीडरशिप की, बट प्रैक्टिकलिटी नहीं है, इनकम्पिटेंसी है, सिर्फ थ्योरी है। लेकिन सियासत के अंदर कामयाब वो होता है जो थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल भी जानता हो। जिस शख्स ने कभी एक दिन भी किसी ना दफ्तर में काम किया हो, ना ओहदे पे काम किया हो, ना एडमिनिस्ट्रेशन का पता हो, ना मैनेजमेंट का पता हो, और उसको आपने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो उससे आप यही तवक्को करेंगे। इनफैक्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल सूरत हाल ये हुई कि ग्लोबल पॉलिटिकल सूरत हाल चेंज होने से कि दुनिया के तमाम मुल्कों के अंदर एक ऐसी इमरजेंसी आई, इमरजेंस हुई, ऐसी अर्जेंसी हुई कि दुनिया के लोगों को, लीडर्स को पता नहीं था कि कैसे उन्होंने इस सूरत हाल को संभालना है। लेकिन बहुत सारे मुल्कों की लीडरशिप वो क्राइसिस बेस्ड लीडर है। उन्होंने अपने आप को, मुल्कों को, अपनी आप को स्ट्रेटेजाइज किया, अपने आप को प्लान किया, अपनी टीम अच्छी क्रिएट की, उस टीम के साथ मुशावरत की, अपने मुल्कों को ऑर्गेनाइज किया, चीज़ों को सिस्टमाइज किया, हेल्थ सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया। उससे उन्होंने कोरोना के ऊपर काबू पाया। तो जिन मुल्कों ने समझा कि हम बहुत ताकतवर हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्राज़ील और यूरोप के मुतअद्दिद मुल्क, इंग्लैंड, तो उन मुल्कों ने तैयारी नहीं की क्योंकि उनके अंदर अनापरस्ती बहुत थी, तो उससे उनके मुल्क में तबाही बहुत फैली। तो ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। पाकिस्तान की भी सूरत हाल, लॉकडाउन आया, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी बेहतरी रही। लेकिन जब ईद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये खोला गया और इसके ऊपर कंट्रोल ना रहा गया, लोगों का इंटरेक्शन बढ़ा, तो पाकिस्तान के अंदर भी सूरत हाल बहुत हद तक ख़राब हो गई, जिसको अब जाके ये इस ईद पे भी कंट्रोल किया गया। और बाकी भी मैं समझता हूँ लॉकडाउन ज़रूरी था। ये जो इंटरेक्शन ऑफ लोग पीपल है ना, इसको रोकना ज़रूरी था। तो ये तमाम हम इसके अंदर लीड किया सिंध गवर्नमेंट ने। मुराद अली शाह साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट किया और तमाम सूबों ने उनको फॉलो अप किया। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा इकदाम था। ठीक है, अब हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए हैं, चीज़ें कर रहे हैं, बट इसके अंदर स्मार्टनेस यही है कि हम अपना इंटरेक्शन कम करें, लोगों के साथ मेल जोल कम करें, क्योंकि जो लाइफ थी ना कोरोना से पहले की और बाद की, वो टोटल लाइफ चेंज हो गई है। द प्रोटोकॉल्स ऑफ लाइफ हैव टोटली चेंज्ड। सो अब लोगों का मिलना मिलाना, आना जाना, रिश्तेदारों के घर और पार्टी की एक्टिविटीज़ में, सियासी एक्टिविटीज़ में, हॉस्पिटल में जाना, स्कूल, कॉलेजेस, ये तमाम चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब वो पहले वाली बात नहीं रही है कि जिसको मर्जी दिल किया, फ़ोन किया, जाके मिल लिया, अब वो नहीं है। तो लिहाजा अब सूरत हाल ये तो मैंने बात की पॉलिटिकल, मैं बात करता हूँ अब इकोनॉमिकल। इकॉनमी ने तो पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा दी, पूरी दुनिया की इकॉनमी बैठ गई, ग्लोबल क्राइसिस आया, ग्लोबल क्रंच आया और उसके अंदर कोई भी मुल्क कुछ कर नहीं सकता था। लॉकडाउन की वजह से तमाम कारोबार, तमाम शोबाए ज़िंदगी के मामलात रुक गए और उसकी वजह से वो जो एक इकोनॉमिक साइकिल था जिससे मुल्कों की ग्रोथ रेट और जीडीपी को मेजर किया जाता है, वो हर चीज़ स्टैग्नेंट हो गई, रुक गई। और उसका इम्पैक्ट ये आया कि मुल्कों के अंदर जब प्रोडक्शन रुकी और मैन्युफैक्चरिंग रुकी और इंटरनेशनल ट्रेड रुकी, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बंद हो गई, उससे मुल्कों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों को नुकसान हुआ, इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हुआ, इंडिविजुअल्स को नुकसान हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर्स को नुकसान हुआ और एंड पे जो बाइंग पावर थी एक आम आदमी की घर में बैठने से, उससे एक आम आदमी का जो रोज़मर्रा की अशिया को ख़रीदने निकलता था वो रुक गया, तो उससे मामला आगे चल नहीं सका। वो इकोनॉमिक साइकिल रुकने की वजह से सारी दुनिया का जो पहिया था इकोनॉमिक साइकिल वो रुक गया। पाकिस्तान के अंदर की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी की। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही, जैसे दुनिया में प्रॉब्लम आई, पाकिस्तान के अंदर भी आया। हर चीज़, हर इंडस्ट्री, हर कारोबार बंद कर दिया गया। आज तक की डेट में अब काफ़ी कारोबार खुल चुके हैं, लेकिन आज स्कूल, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट, शादी हॉल,
सिनेमा घर आज भी बंद है, क्योंकि इसका मकसद बंद करने का यही है कि लोगों को एक एजुकेट किया जाए कि किस तरह उन्होंने ज़िंदगी में आगे लोगों से किन SOPs के साथ लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। और मैं समझता हूँ कि इसको बंद करने की वजह से ही कोरोना का डिक्लाइन शुरू हुआ। ख़त्म नहीं हुआ अभी कोरोना, लेकिन इसका डिक्लाइन शुरू हुआ है। तो ये सारे मामला चलते रहे। उसके अंदर हाँ, पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर अगर 2-3 सेक्टर्स जिनको फ़ायदा मिला, एक इन्वायरमेंट इसका बेनिफिशरी था कि आप देखें क्लाइमेट चेंज के अंदर कितनी बेहतरी है, इन्वायरमेंट के अंदर कितनी बेहतरी आई, ठीक है। इसके अंदर दूसरा जो फ़ायदा था वो फार्मास्यूटिकल्स और हॉस्पिटल्स को हुआ, लैब वालों को हुआ और फूड इंडस्ट्री को हुआ। और इसके अंदर तीसरा फ़ायदा जो था वो टेक इंडस्ट्री को हुआ, टेक्नोलॉजी को। बहुत सारे कारोबार जो हैं वो ऑनलाइन चले गए, और जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि वो ऑनलाइन जाके अपने दुकान की चीज़ें और बाकी चीज़ें ऑनलाइन जाके बेचा करेंगे, उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई, एक ऐप डेवलप की, IT वालों का कारोबार बढ़ा, जूम का काम शुरू हुआ और दूसरी ऐप्स का काम शुरू हुआ। आज आप ये देखें कि इस चीज़ का फ़ायदा हम भी उठा रहे हैं कि मैं घर में बैठा हूँ और लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं है पर्सनल, लेकिन मैं आप तमाम लोगों के साथ, काफ़ी लोग जो देख रहे हैं उन सब के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ। चाहे ये वन साइडेड है, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है, और इसी टेक्नोलॉजी ने आपके कारोबार को ज़िंदगी दी। जो कारोबार बिल्कुल ख़त्म होके रह गए थे, उन लोगों ने हिम्मत की, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया। घरों से मर्दों ने, ख़वातीन ने अपने अपने कारोबार को, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को बेचना शुरू किया। उससे क्या हुआ कि लोगों के जो बिल्कुल मुआशी बदहाली का शिकार होने जा रहे थे, उनका थोड़ा थोड़ा कारोबार चलना शुरू हुआ। अब ऑनलाइन कारोबार बहुत तेज़ी से। सो टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड। अगली हम बात करते हैं सोशली। जैसे मैंने कहा कि दुनिया में मिलना मिलाना बंद हो गया, फिरना फिराना बंद हो गया, पार्क्स, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग बंद हो गई। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी शुरू में हर चीज़ बंद रही। अब लोग पर्सनली तो ट्रैवल कर सकते हैं, बट जो बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना है, जैसे मैंने इससे पहले जिक्र किया कि शादी हॉल्स, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेजेस, ये जो डेली का इंटरेक्शन है, ये चीज़ बंद हो गई। एंटरटेनमेंट बंद हो गई, पार्क्स बंद हो गए, लोगों का बहुत ज़्यादा भीड़ में मिलना जुलना बंद हो गया। तो उसकी वजह से क्या है कि आज बचत है, लेकिन आपके सोशल प्रोटोकॉल्स ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल्स जो है, ये दे हैव टोटली चेंज, पूरी तरह से वो चेंज हो गए हैं। तो लिहाजा इसको हम सबको अडॉप्ट करना है। हमने मास्क लगाना है, हमने अवॉइड करना है, गले नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना, जितना हो सके मुमकिन सब लोगों ने इसको अवॉइड करना है, ताकि हम अपने घर वालों की और अपनी सेफ्टी कर सकें। तो इसमें हम सब ने इन प्रोटोकॉल्स और SOPs को फॉलो करना है। टेक्नोलॉजी की मैंने आपसे बात की। टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसे मैंने आपको कहा कि वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरी आफ्टर एनवायरनमेंट दिस प्लैनेट अर्थ के बाद सबसे बड़ा बेनिफिशरी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी ने इतना राइज किया कि आम बंदा भी उसका फ़ायदा उठाने लगा। फिर मैंने इन्वायरमेंट की बात ऑलरेडी कर ली है, इन्वायरमेंट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिशरी। और फिर उसके बाद लीगल, हाँ, शुरू में कोर्ट्स बंद रहे, मामलात रहे, लेकिन बहुत सारी दुनिया के अंदर, जैसे इंग्लैंड के अंदर, इंडिया के अंदर, बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो लीगल मामलात थे, कोर्ट्स थे, क्योंकि इंसाफ का मिलना ज़रूरी था, तो उसके अंदर ई कोर्ट्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। ई कोर्ट्स में यानी आप कोर्ट इनवाइट करती है कि बातचीत करनी है और अपने आर्गूमेंट्स और उस चीज़ों को बताना है, और आपका डिफेंस एक साइड पे काउंसिल है, एक साइड पे प्रोसिक्यूशन या प्लेंटिफ का काउंसिल है, तो वो दोनों आके आर्गूमेंट दें। और उसके अंदर अगर कोई शख्स नहीं कोर्ट में अपीयर हो सकता, तो इन पर्सन नहीं अपीयर हो सकता, तो ई कोर्ट्स के। तो इसके ऊपर भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसके अंदर बड़ी सारी डिटेल थी, मैं आज उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। तो लिहाजा ये एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, कोर्ट्स अब खुल चुकी हैं, सिविल कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स खुली हैं, लेकिन इंशाल्लाह 7 अगस्त के बाद, 7 सितंबर के बाद
हाई कोर्ट्स भी खुल जाएंगी और जो जैसे रूटीन थी बाय फॉलोइंग स्ट्रिक्ट SOPs वो एक लीगल सिस्टम को भी लीगल सिस्टम भी इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए और इन कोरोना के SOPs का फ़ायदा उठाते हुए ये मामलात आगे चलते रहेंगे। बात करते हैं सियासत की। मुल्क की सियासत कहाँ जा रही है? मुल्क की सियासत के अंदर आपको पता है कि गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट ने मुश्किल टाइम देखा, सारी चीज़ें देखी, बट मुश्किल टाइम तो गुजर गया। हम पुरानी हुकूमतों पे सारा वज़न डालते रहे। अब तो 2 साल गुजर गया, आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इस गवर्नमेंट की ना परफॉर्मेंस है, ना डिलीवरी है, ना कोई विजन है, ना कोई प्लानिंग है। तो जब आपके पास ना कोई टीम अच्छी हो ना और इनकम्पिटेंट लीडर हो तो आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? और इस मुल्क का अलमिया ये है कि जो लोग सियासी तौर पे उभरना चाहते हैं वो ख़ास तौर पे जब वो लोअर और मिडिल क्लासेस के लोग हो उनको रोक दिया जाता है। यहाँ पे सरमायादार जागीरदारों को जो है प्रमोट किया जाता है क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा बेहतर तौर पे बटरिंग आती है। गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी को तो इतना पूछा नहीं जाता, कोई उभर के सामने आ जाए तो उसको फलने फूलने नहीं दिया जाता। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों, माओ बहनों, जो मेरे व्यूअर्स और दोस्त ये देख रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त और पाकिस्तान के तमाम लोग, पाकिस्तानी लोग जो नेशनलिस्ट हैं, देखिए आपने डिसाइड करना है, आप लोगों को वोट देते हैं, आप ये देखें कि नेशनलिस्ट कौन है, नेशनलिस्ट पार्टी कौन सी है। ठीक है, हमारी पार्टी के अंदर तमाम पार्टियों के अंदर एक पोलिटिसाइजेशन का प्रोसेस चलता है, बाज़ दफ़ा रुक भी जाता है, चीज़ें नहीं उस तरह चलती जिस तरह चलनी चाहिए। हमारी पार्टी में भी कुछ अरसे से बीबी की शहादत के बाद से कोई पोलिटिसाइजेशन का अमल उस तरह जिस तरह चलना चाहिए था वो नहीं चल सका। जो ग्रास रूट के ऊपर जो हर गली मोहल्ले में या पार्टी के पुराने कारकुन या पार्टी के पुराने एफिलिएटेड लोग थे उनके साथ उस तरह राब्ता नहीं हो सका। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो प्लेटफॉर्म है और इफ्तिखार अली खान साहब और उनकी सोशल मीडिया टीम को, वसीम अब्बास साहब को और तमाम दोस्तों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो इनिशिएट किया है ये पार्टी के तमाम कारकुनों तक, तमाम दोस्तों तक इसकी रसाई होगी। और उस रसाई के साथ क्या होगा कि आप पार्टी के जो नए लोग हैं, स्पेशली यंगर जनरेशन के, आप यूथ के उन लोगों को बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर कि ये नस्ल दर नस्ल की पार्टी है, ये कुर्बानियाँ देने वाली पार्टी है, ये जद्दोजहद की पार्टी है, ये जेलें काटने वाली पार्टी है, ये कोड़े खाने वाले लोगों की पार्टी है। ये पार्टी वो नहीं है जहाँ से जिसका लीडर मुल्क छोड़ के भाग जाए। इसका लीडर अपनी जान दे सकता है। इसके पार्टी के दूसरे लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपनी जान का नजराना पेश कर दिया पर मुल्क छोड़ के नहीं गई। लिहाजा ये पार्टी एक स्ट्रगल की, मेहनत की, कुर्बानियों की पार्टी है और इस पार्टी के अंदर नस्ल दर नस्ल लोगों ने जद्दोजहद की है और इस पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी जद्दोजहद है कि अगर उनकी वो जद्दोजहद, वो कुर्बानियाँ ना होती तो ये पार्टी का नामो निशान नहीं होना था। ये किसी एक की कुर्बानी की वजह से नहीं, पार्टी लीडरशिप और बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और बहुत सी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फैमिली मेंबर्स की कुर्बानियों की वजह से आज ये पार्टी सरवाइव कर रही है। ये पार्टी सिर्फ सिंध की पार्टी नहीं, ये पंजाब की, बलूचिस्तान की, सरहद KP के, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये तमाम सूबों की पार्टी है। लेकिन इस पार्टी के अंदर हमें एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, टॉलरेंस, पेशेंस का कल्चर अपनाना है। जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के और लीडरशिप को भी चाहिए इसके अंदर कि आप लोगों से मिलें, लोगों से रब्ता करें और तमाम लेवल्स ऑफ लीडरशिप, चाहे वो सूबाई लीडरशिप हो या उससे नीचे के सिटी लीडरशिप हो, डिविजनल हो, डिस्ट्रिक्ट हो और या हमारी नेशनल लीडरशिप हो, आप लोगों को टाइम दें, लोगों के मिले, लोगों के मसाइल हैं लोग। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत ऐसी सियासत नहीं है कि जो आपसे पैसा मांगती है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत ऐसी सियासत है जो सिर्फ इज्जत मांगती है। जो लोग वक्त मांगते हैं, जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, ये प्यार मोहब्बत के भूखे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन सिर्फ आपसे इज्जत चाहते हैं।
और हमारे पास सिर्फ इज्जत ही है देने को और कुछ भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आने वाला टाइम नौजवानों का टाइम है। नौजवान लीडरशिप को चाहिए, नौजवान लोगों को चाहिए कि अपनी तैयारी करें आइंदा के लिए। शॉर्टकट, देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ एक्सपीरियंस। लिहाजा आपको इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि आपने जब किसी मकाम को हासिल करना है, किसी पोजीशन पे जाना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आपने वो एक डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों के प्रोसेस से गुजरना है। आपने लोगों से, सीनियर लोगों से सीखना है, अपने पीयर्स और अपने टीम मेंबर से सीखना है। और जो आपके पास स्किल है, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, शेयर करें, तो उससे बेहतरी आएगी। अगर आप एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे चीज़ों को आगे लेके, हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंसियर और लॉयल लोगों की पार्टी रही है। ये मुफाद परस्तों की पार्टी नहीं रही। लेकिन मुफाद जब अच्छा वक्त आता है आ जाता है। लेकिन आपको आइंदा फ्यूचर के लिए जो वैल्यूज़ रखनी है, वो प्रिंसिपल असूल की वैल्यू रखनी है। हकीकत पसंदाना होना है। आपने लीडरशिप, ऑथेंटिक लीडरशिप के ऊपर काम करना है। आपने विजन के ऊपर काम करना है। आपने उन तमाम चीज़ों के ऊपर काम करना है। सिंसेरिटी के ऊपर काम करना है, इन कोर वैल्यूज़ के ऊपर जो आपको आगे फ्यूचर में लेके जा सके, जो आपको ये बता सकें कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे चीज़ें, ऐसे मामलात हैं। सिकंदर आज़म जब पाकिस्तान यानी यहाँ से टेक्सला से गुजरा था, तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे हुक्मरान रहा है, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उस टाइम पे बहुत छोटा था। जब सिकंदर आज़म टेक्सला से गुजरा था तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने रूहानी बाप उस्ताद कोतलिया चाणक्य, जिसको उसने बाद में अपना वज़ीर आज़म बनाया, तो वो उसके साथ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला का प्रोफेसर था कोतलिया चाणक्य। तो ये उसको चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आया और इन्होंने जो शानो जलाल के साथ सिकंदर आज़म गुजर रहा था, तो इसने उस टाइम पे देखा कि कैसे एक बादशाह, एक दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करने वाला कि बादशाह कैसे जाओ जलाल के साथ गुजरता है। तो उस टाइम पे कोतलिया चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि ये तुम देख रहे हो कौन है? उसने कहा सिकंदर आज़म। उसने कहा तुमने ये बनना है। और उसके बाद वक्त ने साबित किया, उस टाइम पे उनके ऊपर सख्ती आई। कोतलिया चाणक्य इसको चंद्रगुप्त मौर्य को लेके पहाड़ियों में जाके छुप गया। लेकिन एक वक्त आया कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़ा हुक्मरान बना। उसने यहाँ पे बरे सगीर, पाको हिंद और ये सारा फार ईस्ट एशिया, और बहुत बड़ी एक सल्तनत थी उसकी। ये आपको बेसिकली आपको प्रोसेस और उस डेवलपमेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि जहाँ पे आपकी एक लर्निंग हो, आप सीखें, और उसके लिए आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है। कोतलिया चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना वज़ीर आज़म बनाया और ख़ुद वो बादशाह बना, लेकिन बादशाह वो किसकी मदद से बना? कोतलिया चाणक्य की। सो मेंटोर्स जो होते हैं वो शायद आपको खुद कुछ इतना बन सके या ना बन सके, लेकिन वो कामयाब लोग होते हैं जिनके पास विजन होता है। वो आपकी ट्रेनिंग करते हैं, आपकी कोचिंग करते हैं, आपकी डेवलपमेंट करते हैं, आपको विजन दिखाते हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं कि किस रास्ते पे चलना है। उस रास्ते पे चल के फिर आपकी सेल्फ डेवलपमेंट करवाते हैं, आपको हर स्टेप के ऊपर गाइड करते हैं। तो ये सारा एक प्रोसेस है। मैं आज की यूथ को, स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की यूथ को कहूँगा कि ये जो शॉर्टकट है, ये जो सोशल मीडिया आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, इसको प्रॉपरली, इसको एज ए अपॉर्चुनिटी अवेल करें। इसको ये मत करें कि ये सिर्फ सेल्फी और वीडियो और टिकटॉक की हद तक है। ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने इन प्लेटफॉर्म्स को अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्फ डिस्कवरी के लिए। लेकिन इनका पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए, इनका नेगेटिव इस्तेमाल ना किया जाए। तो इस तरह आप सब दोस्तों भाइयों को
मैं ये कहता रहा कि इन सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर करें। हाँ, आप किसी टाइम मुझे कहेंगे, मैं मेंटरशिप के ऊपर भी बहुत सारा लेक्चर करता हूँ। एक पर्टिकुलर लेक्चर हम करेंगे कि हाउ टू बी अ लीडर। मेरे वालिद साहब जब जेल में थे तो उन्होंने जेल के अंदर ये बुक लिखी, हाउ टू बी अ लीडर, कि लीडर बनने के लिए क्या क्या इकदाम करना चाहिए, क्या आपकी ग्रूमिंग कैसे हो सकती है, आपकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, आपको कौन से ऐसे स्टेप्स लेने हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, कौन सी ऐसी चीज़ें अपनानी है जिनसे आपको उनको करके उनको एडॉप्ट करके आप लीडर बन सकते हैं। और लीडर बनने के लिए आपको एक अच्छा शख्स, अच्छा ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है। और कौन से ऐसे मामलात हैं जिनको आपको करना है, चाहे वो दीनी है या दुनियावी हैं, जो आपको एक अच्छा इंसान और अच्छा लीडर बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके एक अच्छा लीडर बनता है। अगर आप कहें ना कि कोई एक चीज़ आपको लीडर बनाती है, एक चीज़ नहीं बनाती, आपको बहुत सारी चीज़ों की कंपाउंडिंग करके आप लीडर बनते हैं। और इसकी बेसिक स्टार्ट होती है टॉलरेंस और पेशेंस के साथ। मैं समझता हूँ कि हमारे मज़हब भी टॉलरेंस और पेशेंस का सबक देता है। और हमारे माशरे से, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, ख़ास तौर पे जो नई लीडरशिप आ रही है, मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर नए लोग आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, या जिन्होंने पहली दफ़ा इक़्तिदार देखा है, मैं समझता हूँ उनके अंदर उनको बहुत ज़्यादा टॉलरेंस और पेशेंस की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छे लोग होंगे जो सियासत कर रहे हैं, आपका आइडियाज़ अपने होंगे, आइडियोलॉजी अपनी होगी, लेकिन आपको बर्दाश्त करना है और सब्र के साथ सियासत करनी है। अगर आप टॉलरेंस और पेशेंस की सियासत नहीं करेंगे, आगे जाके आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के बाशऊर अवाम है, समझदार अवाम है, उनको बहुत ज़्यादा समझ है। यही लोग हैं जो यहाँ के लोगों को चुनते हैं और हक़ हुक्मरानी देते हैं। अगर ये पाकिस्तान के लोग आपको ना चुने तो आप कैसे आके हुक्मरानी कर सकते हैं। ये बाशऊर लोग हैं, बड़े प्राउड लोग हैं, और पाकिस्तान के लोग ख़ास तौर पे साउथ पंजाब के और तमाम सूबों के ये बड़ी मेहनत कश लोग हैं। और आप लोगों की बड़ी मेहनत है पाकिस्तान को बनाने में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, माओ बहनों, आप लोग सारे जो देख रहे हो, आपके घरों में अगर कोई नौजवान लीडर बनना चाहता है, उसको रोके ना, उसको सपोर्ट करें। उसको जिस लीडर हमेशा वही बन सकता है जिसको घर से सपोर्ट होगी। जिसको घर से सपोर्ट ना हो वो लीडर नहीं बन सकता। ख़ास तौर पे अगर किसी के घर में 3, 4, 5 बहन भाई हैं, या कोई एक शख्स जिसको ख़ास तौर पे सियासत का शौक़ है, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके दोस्त उसको सपोर्ट करें, आगे आए। और आप ये चीज़ को ज़हन में बनाएं कि ज़िंदगी में अगर आपने सियासत करनी है, आपने एक मिशनरी काम के लिए निकलना है। सियासत एक पाक अमल है, ये एक मिशनरी जॉब है, ये नबियों पैगम्बरों का पेशा है। इसके अंदर 2 नंबरी नहीं है। जिन लोगों ने सियासत में 2 नंबरी या करप्शन लेके आए हैं, आप देखें ज़ियाउल हक ने जब पाकिस्तान के अंदर सियासत में गैर जमाती इलेक्शन कराए, उसके बाद सियासी निज़ाम तबाह हो गया। इस मुल्क के सियासतदानों को ये जो हॉर्स ट्रेडिंग करके करप्ट कर दिया गया, उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स को करप्ट कर दिया गया, अदलिया के अंदर करप्शन आ गई, और फौज के अंदर करप्शन, पूरा मुआशरा ही करप्ट कर दिया गया। कोई काम जो बगैर पैसों के होता था, आज बगैर पैसों के। इलेक्शंस को देख लें, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है 88 के अंदर, इवन 1990 के अंदर, मैं उस टाइम बहुत छोटा था जब इलेक्शन थे। बहुत सारे शहर के लोग जो हैं, उन्होंने अपने हर गली मोहल्ले में ऑफिस खोला हुआ था, और बगैर पैसों के, बगैर लालच के, वो लेवी के साथ पोस्टर लगाते थे, स्टिकर प्रिंट कराते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे अपने गलियों मोहल्लों में लगाते थे, ऑफिस खोलते थे, और वहाँ पे सारा खर्चा खुद करते थे। 1990 तक मैंने ये देखा है। लेकिन क्या हुआ कि शरीफ बरादरान के सियासत में आने के बाद पैसे की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई। 1990 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब लड़े, 88 में मियाँ नवाज शरीफ साहब लड़े, लेकिन ये 1990 में चूँकि मेरे वाले साहब शहबाज शरीफ साहब के अगेंस्ट लड़े थे, उस टाइम पे हम तो पैसे में उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो वो हमारे मुकाबले में इतना ज़्यादा पैसा, लेकिन 88 के मुकाबले में मेरे वालिद ने 1990 के इलेक्शन में 88 के मुकाबले में ज़्यादा वोट लिए। लेकिन आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है 1990 के हवाले से,
जो कि पैसे दे के इलेक्शन को मनूवर कराया गया। तो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने या यहाँ के वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन थे, उन्होंने ऐसी डिसीजन मेकिंग की कि यहाँ पे सिंसियर पाकिस्तान के नेशनलिस्ट, सिंसियर लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर ही पले बढ़े और पाकिस्तान के अंदर ही उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, उन्होंने उनको फलने पड़ने नहीं दिया। इलेक्शन हरा दिया गया। सिर्फ एक शख्स की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन हार गई और एक गलत जाली मैंडेट दिया गया। इसी तरह 1993 में पीपल्स पार्टी के भी लोग मजबूर हो गए कि जिनको पैसा दिया जाता था। 97 में फिर आप देख लें कि क्लीन स्वीप किया जो मियां नवाज शरीफ साहब ने। पीपल्स पार्टी की 17 टोटल सीटें थी नेशनल असेंबली के अंदर। तो इस तरह आगे चल के 2002 के इलेक्शन में भी अंदरून शहर से मेरे वालिद साहब ने लड़ा और तमाम हलकों के अंदर जहाँ से पता चलता था पैसा खर्च करना पड़ता था, सरमायादार जागीरदार पैसा लेके आ गए। इलेक्शन करप्ट हो गया। इलेक्शन नहीं करप्ट हुआ, अवाम करप्ट कर दी गई, गली मोहल्ले के लोग करप्ट कर दिए गए, ये निज़ाम करप्ट कर दिया गया। गरीब आदमी, मिडिल क्लास के बंदे को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया। इस इलेक्शन के अंदर, हालिया इलेक्शन के अंदर आप देखें कि प्रॉपर्टी डीलर्स आ गए, पैसे वाले लोग आ गए, जिन्होंने माफियाज ने, कार्टल्स ने जो पैसा बनाया हुआ था, सरमायादारों जागीरदारों ने, शुगर मिल माफिया, सीमेंट माफिया, प्रॉपर्टी माफिया, इनमें से बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन लड़ा, वही आ गए या जिनकी जागीरें थी। हम नॉर्मल आदमी कौन आया है? चंद गिनती के, वो भी जिनके पास कोई ज़राए वसाइल थे या कोई अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। ज़्यादातर तो प्रॉपर्टी माफिया के लोग ही आए जो इलेक्शन जीते, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ज़्यादातर ये प्रॉपर्टी माफिया के लोग ही आके काबिज हुए हैं, जिनको आइडियोलॉजी का या बाकी चीज़ों का नहीं मान, वो सियासत का शौक रखते हैं, उनके पास पैसा है, लेकिन वो दे आर लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट। सियासत में देयर इज़ नो शॉर्टकट, इवन इन लाइफ देयर इज़ नो शॉर्टकट, एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ एक्सपीरियंस। तजर्बे का ज़िंदगी के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है। आपको सियासत करनी है, आपके पास ज़राए वसाइल है, आप ज़रूर करें, अपने पैसे को इस्तेमाल करें, लेकिन पैसे को लोगों को करप्ट करने के लिए ना करें, मुआशरे को, लोगों को बेहतर करने के लिए करें। इससे मुआशरा भी बेहतर होगा, लोग भी बेहतर होंगे। एक पॉजिटिव साइड ऑफ द सोसाइटी को ये दिखाएं कि पैसा कैसे आपकी तर्ज ज़िंदगी को बेहतरी, आप में बेहतरी ला सकता है, ना कि आप अपने सिर्फ ज़ाती कामों को और अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन करने के लिए उस काम को इस्तेमाल करें। तो इससे मुआशरे का नुकसान होता है। वो ज़ियाउल हक के ज़माने की सियासत के अंदर और बाकी इदारों के अंदर करप्शन लाई हुई, आज उसका नुकसान ये है कि पूरे का पूरा निज़ाम करप्ट हो गया हुआ है, पूरे का पूरा मुआशरा करप्ट हो गया हुआ है। इसलिए हमारा मुआशरा तरक्की नहीं कर रहा। हमारे यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं, जुडिशरी बहुत कॉम्पिटेंट है, ब्यूरोक्रेसी में बहुत कॉम्पिटेंसी है, नौजवान नस्ल में बड़ी कॉम्पिटेंसी है, फौज हमारा एक बहुत अच्छा काबिल इदारा बन गया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं। लेकिन चीज़ ये कि चंद लोगों की गलत डिसीजन मेकिंग के साथ हम इस मुल्क को, इस मुआशरे को, यहाँ के लोगों को फलने फूलने नहीं दे रहे। वो ज़ाती चंद लोग अपने ज़ाती जो है फ़ायदे के लिए उन्होंने पूरा मुल्क यरगमाल बनाया हुआ है। तो उसी वजह से आज हम सारे इस चीज़ का शिकार हैं कि हमारी नस्लों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। मैं पीपल्स पार्टी की नस्ल दर नस्ल की सियासत को यकीन रखता हूं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आगे बढ़कर, यहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ही एक ऐसे नौजवान लीडर हैं जो कि काबिल भी हैं। हाँ, उन्होंने सियासत अपनी उनको मिली है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद, लेकिन वो सियासत सीख रहे हैं। अब देखें उनकी तकरीर के अंदर, देखें उनकी गुफ्तगू के अंदर, देखें कितनी मैच्योरिटी है। अगर आप उनका पाकिस्तान के किसी भी तजर्बेकार सियासतदान से मुकाबला करें, मुआवजना करें, तो वो अब एक बहुत मैच्योरिटी के साथ गुफ्तगू करते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वो नौजवान है, वो लगता है कि बहुत तजर्बेकार हैं। वो अभी बहुत चीज़ों का उनको इल्म हो चुका है, पार्लियामेंट के अंदर वो तजर्बा हासिल करें और बहुत सारी चीज़ें वो सीख रहे हैं, सीनियर लोगों के साथ सीख रहे हैं।
लोगों के साथ इंटरेक्शन करके सीख रहे हैं, मोहतरमा के साथियों के साथ इंटरेक्शन करके सीख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सीखने का अमल तो कब्र तक चलता है, साथ साथ वो मेहनत कर रहे हैं, लोगों के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं, हाँ, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमें नौ जब भी वो करें, ऐसे लोगों को मौका दें जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को जाके टच करें, मामलात को करें। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घरों में बैठे हैं बाहर, उनको हमें निकालने की ज़रूरत है घरों से, उनको हमें एक्टिव करने की ज़रूरत है। एक दफ़ा वो सारे लोग और उनके बच्चे, उनकी फैमिलियाँ, उनके रिश्तेदार, अब वो पढ़ लिख के, जब वो एक्टिव होंगे ये पार्टी खुद ब खुद एक्टिव होना शुरू हो जाएगी और ये एक रूट्स आगे फिर फैलती हैं। तो जब एक शख्स अच्छी बात करेगा वो आगे चलेगी, वो फिर आगे चलते चलते दूसरे लोग भी कन्विंस होंगे। देखिए इस मुल्क में जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो वज़ीर आज़म बनने से पहले उनकी गुफ्तगू देखें, उनकी गुफ्तगू लोगों को कायल करती थी, लोग उसको समझते थे कि ये मुल्क के अंदर तब्दीली लाएगा, लेकिन काबिलियत ना होने की वजह से वो जो तब्दीली लाना चाहते थे, जो वो गुफ्तगू करते थे, आज कॉल ऑफ फेल का तजाद है। वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके क्योंकि उनके अंदर डिलीवरी वाले पोटेंशियल ही नहीं है, परफॉर्म नहीं कर सके। इनकम्पिटेंट टीम इस वजह से है क्योंकि इनकम्पिटेंट लीडर है, और लीडर का कम्पिटेंट होना, विजनरी होना सबसे इम्पोर्टेंट है। ग्रास रूट लेवल पे उसकी ग्रिप होना बड़ा ज़रूरी है, उसका मुल्क के साथ सिर्फ सिंसेयर होना। सिंसेरिटी डज नॉट गिव यू कम्पिटेंसी, ऑनेस्टी डज नॉट गिव यू कम्पिटेंसी। सिंसेयर तो बहुत सारे लोग हैं जो कि मजदूरी करते हैं, वो अपनी ईमानदारी के साथ, आप समझते हैं कि अगर उनको किसी मिल कामयाबी से चला लेंगे, नहीं चला सकते। आपको उस मिल को चलाने के लिए जिस शख्स ने चलाना है उसको उस प्रॉपर प्रोसेस डेवलपमेंट, उसको उस तमाम चीज़ों को सिखाना है कि इसको चलाने के लिए उसके अंदर ये स्किल्स होने चाहिए, ये एबिलिटी होनी चाहिए, और ताकि वो जब आके चलाए तो उसको कामयाब तरीके से चलाए। इस मुल्क के मुतअद्दिद वज़ीरों का भी यही हाल है जो कि बड़ा क्लेम करते थे कि जब वो वज़ीर आके बनेंगे तो इस मुल्क के अंदर तब्दीली आ जाएगी, ऐसे आएगी कि जैसे मुल्क के अंदर रातों रात कोई जादूगरी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने भी आके लोगों को डिसअपॉइंट किया। आज लोग इतने डिसअपॉइंट हो गए। हम भी दुआ करते थे कि आके कोई बेहतरी करें, लेकिन कुछ बेहतरी नहीं ला सके क्योंकि उनके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं थी। लिहाजा चीज़ ये है कि नौजवान दोस्तों, भाइयों, मैं आपको कहता हूँ कि आज आप काम सीखना शुरू करें, सियासत सीखना शुरू करें, साथ तजर्बा लें, काम करें, साथ सियासत करें, लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाएं, साथ घर से सपोर्ट लें, साथ अपना कोई ना कोई कारोबार भी बनाएं जिसके अंदर से आपके रोज़गार के आपके ज़राए पैदा हों और मामलात हों, या थोड़ी बहुत ऐसी पार्ट टाइम नौकरी या सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप करें कि जिसके अंदर आपको एंटरप्रेन्योर सिर्फ कारोबार एंटरप्रेन्योर नहीं होता, बिजनेस एंटरप्रेन्योर नहीं होता, एंटरप्रेन्योर सोशल एंटरप्रेन्योर भी होता है कि आप लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। आप नॉलेज एंटरप्रेन्योर भी होता है कि अगर जैसे वकील है, डॉक्टर है, सिंगर है, आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, या कोई भी ऐसा शख्स है, वो एक सोशल एंटरप्रेन्योर, नॉलेज एंटरप्रेन्योर है। सोशल एंटरप्रेन्योर ऐसा है जो कि लोगों की बेहतरी के लिए काम करता है। और पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर आपने बनना है, आपने रिस्क लेना है, आगे पलना बढ़ना है, फलना फूलना है। तो आप जब रिस्क लेंगे तो आप साथ साथ अपने कोई ज़रिया रोज़गार के मौके भी पैदा करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। हम कभी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी बात कर सकेंगे कि मैं आपको बताऊं कि कैसे, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और उसको आगे लेके चलने के लिए। मैं यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता रहा हूँ 12 साल के करीब, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स, लॉ कॉलेज के दोस्तों को भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ। तो लिहाजा चीज़ ये है कि जो मेरे पास इल्म है या मेरा जो थोड़ा बहुत तजर्बा है उसको अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत तमाम चीज़ों को टच करके किया, आप उनसे सीखें। अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई चीज़ें हो, तो बिल्कुल मैं आपसे इंटरेक्शन करता रहूँगा। और अगली दफ़ा जब हम ये फेसबुक लाइव का सेशन करें
तो मैं समझता हूँ हम फेसबुक लाइव के सेशन के अंदर थोड़ा सा जूम का सेशन भी कर लें। जूम के थ्रू हम फेसबुक लाइव या यूट्यूब के थ्रू आए तो उससे ये होगा कि हमारा आपस में क्वेश्चन आंसर का जो एक सेशन है वो बढ़ जाएगा और उससे एक बेहतरी आएगी। हम एक दूसरे के साथ सवालों जवाब का सिलसिला कर सकेंगे। अभी आप कमेंट्स कर रहे होंगे और लिख रहे होंगे, फोन देना, सवालों जवाब का सिलसिला चलता रहेगा। उसकी चीज़ें मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है मेरे ख्याल से आपका। मैं नवाब इफ्तिखार अली ख़ान साहब का, वसीम अब्बास साहब का, ज़ियाउल्लाह भाई का, रमज़ान ज़ैब भाई का, बशारत भाई का, मलक शाह मोहम्मद साहब का, यूनस साहब का और तमाम पार्टी के दोस्तों का, अहदेदारों का और तमाम सोशल मीडिया टीम का, ख़ास तौर पे साउथ पंजाब की, जिन्होंने आज का ये सेशन अरेंज किया और इसको मुझे बुलाया, मुझे मदऊ किया। मैं आपके बहुत सारे सवालों के शायद हो सकता है जवाब ना दे सका हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स और मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो आजकल करंट इश्यूज चल रहे हैं हम उसको टच करें, उसके ऊपर बात करें और हम उसको डिस्कस करें। मैंने वन वे आपके साथ ये बात की है और इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ फिर नवाबज़ादा इफ्तिखार अली ख़ान साहब, वसीम साहब और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने मुझे बुलाया और किया। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट के अंदर लिख के कर सकता है, तो मुझे बता दिया जाए, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो कोई मसला नहीं, हम फिर करेंगे। मैं देखता हूँ कि देखिए कोई कमेंट आ रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन देखें। मोहम्मद अली साहब कहते हैं वेल डन। बाबर चुगताई साहब कहते हैं वेरी डिजर्विंग चीफ मिनिस्टर पंजाब। आप वेरी काइंड ऑफ यू जी, आपने इतनी मोहब्बत की, मेरे लिए बहुत अच्छे अल्फाज बोले। अल्लाह वलीद साहब कहते हैं वेरी नाइस। Thank you very much. साहब कहते हैं माशाल्लाह। हैदर साहब कहते हैं नाइस। मुतीउर रहमान साहब कहते हैं लव यू ब्रदर। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू ऑल। क्वेश्चंस अभी तक कोई नहीं है। बाबर चुगताई साहब कहते हैं थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सब दोस्तों भाइयों का शुक्रिया। अब मैं इजाज़त लूँगा, मैंने आप लोगों का बहुत कीमती वक्त लिया, आपने भी मुझे किया, तो मैं सोशल मीडिया टीम का थैंक यू करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, शब खैर। इसको बंद कर।